Hello and welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to a quick revision of topic through MCQ. So आज हम 5 MCQ करेंगे अबाउट द लोकसभा स्पीकर, जिसमें कोशिश करेंगे लोकसभा स्पीकर पर जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो सारे MCQ के स्टेटमेंट के थ्रू हमारे रिवाइज हो जाए. So the first question is with reference to the Speaker of Lok Sabha. Consider the following statement and find which of the statements are correct. The very first, the speaker is presiding officer of Lok Sabha having quasi judicial powers. अब ये तो सभी को पता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो लोकसभा के स्पीकर साहब ही होते हैं, लेकिन क्या फिर उनके पास क्वासी जुडिशियल पावर्स भी हैं? तो याद रखें, क्योंकि स्पीकर के पास एंटी डिफेक्शन लॉ जैसे केसेस में डिसाइडिंग अथॉरिटी भी स्पीकर साहब हैं. तो अगर किसी का इस तरह का डिस्प्यूट डिसाइड किया जा रहा है तो वो क्वाजी जुडिशियल पावर्स के अंदर आता है, तो स्पीकर इज हैविंग क्वाजी जुडिशियल पावर्स एज वेल. Then the deputy speaker discharges functions only after the formal resignation of the speaker. जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के केस में होता है कि अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट टेक्स चार्ज एज एक्टिंग प्रेसिडेंट. तो क्या यहां स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी ये रिलेशन है? तो आंसर इज नो. क्या लिखा है स्टेटमेंट में? That deputy speaker discharges functions only after the formal resignation of speaker. ऐसा नहीं है. हालांकि ये बात अलग कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट इस वक्त खाली पड़ी है. 2019 के बाद से डिप्टी स्पीकर अपॉइंट नहीं किए गए हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर अगर वो पोस्ट पर हो तो डिप्टी स्पीकर इन केस ऑफ एब्सेंस, जब भी स्पीकर साहब हाउस में मौजूद ना हो, तो इन एब्सेंस डिप्टी स्पीकर साहब स्पीकर के फंक्शंस को डिस्चार्ज करते हैं. लेकिन यहां पर बात की गई है ओनली आफ्टर फॉर्मल रेजिग्नेशन, तो ऐसा कोई क्लॉज नहीं दिया गया है डायरेक्टली. देन आर्टिकल 93 प्रोवाइड्स फॉर द इलेक्शन ऑफ बोथ स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर. प्लीज आर्टिकल नंबर अच्छे से याद करें. आप अभी रिसेंट स्टेट्स का ट्रेंड देख रहे हैं, फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू उत्तराखंड टू हरियाणा आर्टिकल्स हैवीली पूछे जा रहे हैं. तो आर्टिकल 93 याद रखेंगे अबाउट द speaker election and deputy speaker election. So how many statements are correct? 1 and 3 are correct statement. Moving to regarding the removal of the Lok Sabha speaker, consider following. It governed by article 94 clause C. प्लीज ये आर्टिकल याद कर लें. स्पीकर से रिलेटेड दो आर्टिकल याद कर लीजिए. एक जो हमने 93 में बात की है अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस. सेकंड, आर्टिकल 94 के क्लॉज सी में दिया गया है रिमूवल प्रोसेस. आगे, it requires a simple majority of members present in voting. Now, this is a wrong statement. Rather, according to Article 94, Clause C, it is effective majority. याद रखें, effective majority क्या है? Majority of all the then members. Vacancies are excluded. Then, a 14-day prior notice is mandatory. जी हाँ, 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा ताकि स्पीकर साहब अपना डिफेंस प्रिपेयर कर सकें. एंड स्पीकर कंटिन्यूज एज एन एमपी आफ्टर रिमूवल. अब हमें ये पता है आर्टिकल 93 में जो इलेक्शन की व्यवस्था है वो ये है कि लोकसभा के एमपी आपस में से ही एक पर्सन को स्पीकर चुनेंगे. तो स्पीकर सिटिंग एमपी भी होते हैं. तो अगर स्पीकर को उनकी स्पीकर की पोस्ट से हटा दिया गया तो भाई एमपी का तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना, एमपी के तौर पे ये अभी भी काम करते रहेंगे. हाँ, ये वीजा विज ट्रू नहीं है. अगर स्पीकर एज ए एमपी डिस्क्वालीफाई हो जाए, मान लीजिए, जैसे एक डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड है कि किसी भी एमपी को अगर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो गई किसी क्रिमिनल केस में, तो वो एज ए एमपी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं. तो स्पीकर अगर एज ए एमपी डिस्क्वालीफाई हो जाए, अब स्पीकर होने के लिए क्वालिफिकेशन ये है कि एमपी होना लाजमी है. तो अगर वो एमपी नहीं रहे तो अब वो स्पीकर भी नहीं रहेंगे. याद रखें, स्पीकर की पोस्ट से हटने के बाद वो एज एमपी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर स्पीकर की पोस्ट पे हैं और एज ए एमपी डिस्क्वालीफाई हो गए तो अब स्पीकर के तौर पे भी काम नहीं कर सकते हैं. सो हियर व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट? सो हियर सेकंड स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए. 1, 3 and 4 इज अवर आंसर. Third question, with reference to the procedure during a motion for removal of the speaker, consider following statement. तो जब भी मोशन आएगा रिमूवल के लिए, क्या क्या ट्रू है? स्पीकर कैन प्रिसाइड ओवर द हाउस ड्यूरिंग द डिस्कशन. देखिए, ये तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वायलेशन है, जहां पर ये कहा जाता है नोबडी कैन बी अ जज ऑफ हिज ओन केस. तो जब स्पीकर साहब का रिमूवल प्रोसेस चल रहा है तो स्पीकर साहब प्रिसाइड ओवर नहीं करेंगे. सेकंड स्टेटमेंट इसी का कॉन्टिन्यूम है, दैट
द डेप्टी स्पीकर और अदर मेंबर प्रिसाइड, यस सर, डेप्टी स्पीकर या डेप्टी स्पीकर मौजूद नहीं है तो कोई और मेंबर प्रिसाइड ओवर करेंगे जब हाउस में, लोकसभा के अंदर स्पीकर का रिमूवल प्रोसेस चल रहा है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, दूसरा लॉजिकली करेक्ट। थर्ड, द स्पीकर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट एंड डिफेंड हिमसेल्फ, बिल्कुल सर, ऑडियल ट्रम पार्टम देना है। तो ये प्रिसाइड ओवर नहीं करेंगे लेकिन हाउस में मौजूद रहेंगे, फ्लोर में बैठेंगे जाकर एमपीस के बीच में और अपना पक्ष भी वहां पर रख सकते हैं। एंड फर्दर, the motion must be supported that at least 50 members must support the motion for the admission। तो हाँ, एक एमपी के कह देने पर रिमूवल प्रोसेस एडमिट नहीं हो जाएगा, कम से कम 50 लोकसभा एमपी का सपोर्ट चाहिए अगर स्पीकर के रिमूवल प्रोसेस को हाउस में इंट्रोड्यूस करना है तो। सो हियर A is the correct answer because 1 is not correct. Second, third and fourth statements are correct. Coming to consider following Lok Sabha statements. Consider the following statements regarding the appointment of Lok Sabha Speaker and find how many are the correct statement. The ruling party generally nominates the speaker after consulting the opposition. Second, in all the cases, speaker is elected through a formal voting process in the house. Contested elections for speaker have been really rare in India's parliamentary history. अब आए पहले स्टेटमेंट पे, देखिए बहुत वेग लग रही है। अब इस चीज को याद रखें क्योंकि ये प्रैक्टिस से उपजी हुई एक व्यवस्था है। क्योंकि आर्टिकल 93 में तो ये कहा गया था कि एमपीज आपस में से ही एक स्पीकर को, एक पर्सन को, एक एमपी को स्पीकर इलेक्ट करेंगे, एज द केस में भी, जैसे भी आप चाहें। तो ये कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है। तो हमने प्रैक्टिस क्या अपना ली है कि जनरली स्पीकर इज एन एमपी सपोर्टेड बाय रूलिंग पार्टी। अब देखिए, जब ये जनरली आ गया है तो बहुत ही लाइट सी स्टेटमेंट हो सकती है। तो दिस इज करेक्ट दैट रूलिंग पार्टी जनरली, जनरल तौर पे क्या प्रैक्टिस है कि वो स्पीकर चुनते हैं, नॉमिनेट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं और अपोजिशन से भी कंसल्ट कर लिया जाता है, जो कंसल्टेशन बाइंडिंग नहीं है। तो जनरली होने की वजह से स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, इन ऑल केसेस स्पीकर इज इलेक्टेड थ्रू फॉर्मल वोटिंग प्रोसेस, नो सर। अब देखिए, सेकंड और थर्ड कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। जैसे सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि फॉर्मल वोटिंग प्रोसेस से ही इलेक्ट होगा हर बार इन ऑल द केसेस, और तीसरी स्टेटमेंट में कह रहे हैं दैट कंटेस्टेड इलेक्शंस फॉर स्पीकर हैव बीन रेयरली इन इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी, एक ही ट्रू है, तो याद रखेंगे फॉर्मल वोटिंग प्रोसेस नहीं किया जाता है। आजाद भारत के संसदीय इतिहास में सिर्फ 3 बार फॉर्मल वोटिंग हुआ। इसके अलावा हम देखें तो ज्यादातर मौकों पे रूलिंग पार्टी के सपोर्टेड एमपी को ही स्पीकर चुन लिया जाता है। सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट, एंड हियर आवर आंसर इज अगेन A, 1 and 3 only. Lastly, with reference to the history of Lok Sabha Speaker, consider the following statement. अब ये बहुत स्टेट पीसीएस टाइप का क्वेश्चन है, that no speaker has ever been removed through no confidence motion. तो हाँ जी, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जरूर गया है स्पीकर के खिलाफ, जैसे अभी ओम बिरला जी के खिलाफ लाया गया था, लेकिन कभी भी ये पास नहीं हो सका है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इफेक्टिव मेजॉरिटी से स्पीकर को रिमूव किया जाता है और इफेक्टिव मेजॉरिटी इज एंजॉयड बाय द रूलिंग पार्टी एंड स्पीकर इज सपोर्टेड बाय द रूलिंग पार्टी। तो रूलिंग पार्टी क्यों ही हटने देगी अपने सपोर्टेड एमपी को एज अ स्पीकर। देन नीलम संजीवा रेड्डी बिकेम द प्रेसिडेंट लेटर ऑन आफ्टर, लाइक स्पीकर से हटने के बाद। तो नीलम संजीवा रेड्डी साहब ने रिजाइन किया था, तो बाद में वो प्रेसिडेंट बने। देन जीवी मावलांकर वाज सक्सेसफुली रिमूव्ड थ्रू अ मोशन, नॉट करेक्ट। जैसे पहले स्टेटमेंट में कहा किसी को भी हटाया नहीं जा सका, तो तीसरी अपने आप गलत हो गई। लेकिन हाँ, जीवी मावलांकर साहब इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहले स्पीकर थे और पहले ही स्पीकर के खिलाफ रिमूवल प्रोसेस भी इनिशिएट किया गया था, लेकिन इनको हटाया नहीं जाता। देन जीएमसी बाल योगी died while serving as the speaker, just a state pieces type thing, फैक्ट है, याद कर लीजिए। जीएमसी बाल योगी साहब को और जब वो स्पीकर थे तब उनकी ऑफिस में ही डेथ हुई थी, मतलब ड्यूरिंग द ऑफिस टेन्योर उनकी डेथ हुई थी। सो हियर थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, 1, 2 and 4 आर करेक्ट ऑप्शंस। सो डिफरेंट क्लासेस हम इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। तो हमारी अब एक कोशिश और ये कि उन पर एमसीक्यू और मेंस के क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस कर लें, बिकॉज एट द एंड ऑफ डे जो सारा तैयारी का तामझाम है ये इसीलिए कि हम एग्जाम क्रैक करें, और एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, तो मेंस और प्री के क्वेश्चन करने बहुत लाजमी है। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।